हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल की कला और साहित्य के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास में तीसरी शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी का युग गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। यानी तीसरी शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी का जो युग है वो गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। और इस युग को इतिहासकार के.एम. मुंशी ने, कौन इतिहासकार? के.एम. मुंशी ने भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा है। यानी गुप्त काल को क्लासिकल युग या स्वर्ण काल किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। इस युग में गुप्त शासकों के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरी ओर इसी युग में कला, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य का पूर्ण विकास हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अब देखते हैं गुप्त काल की कला। तो गुप्त काल की कला के बारे में हम सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। तो गुप्त काल की कला की जो पृष्ठभूमि इसमें है, भारत में कला के प्राचीनतम जो प्रमाण है वो प्रागैतिहासिक यानी जो पाषाण युग है वहाँ से प्राप्त होते हैं। कला के प्राचीनतम प्रमाण यानी पाषाण काल के अंदर जो है वो कला के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इस युग को पाषाण काल भी कहा जाता है। किस युग को? प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। इसी युग में मानव के द्वारा निर्मित वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के प्रमाण दिखाई देते हैं। किस युग में? पाषाण काल में। पाषाण काल में वास्तुकला और मूर्तिकला और चित्रकला के भी प्रमाण दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के चौपंगी नामक स्थान से प्राचीनतम मानव निर्मित गोल झोंपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जो चौपंगी नामक स्थान है वहाँ से प्राचीन मानव से निर्मित किया हुए झोंपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के जो लहेदानाल है, उत्तर प्रदेश के लहेदानाल नामक स्थान से प्राचीन मानव के द्वारा निर्मित मूर्तिकला के रूप में अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मूर्तिकला का प्राचीनतम प्रमाण है। यानी उत्तर प्रदेश के लहेदानाल नामक स्थान पर हड्डियों से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मूर्तिकला क्या है? सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। इसी प्रकार प्राचीन भारत में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। और यहाँ पर शैल चित्र मिलते हैं यानी चट्टानों पर चित्र बनाए गए हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। चलिए आगे चलिए अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन वास्तुकला या गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। यानी गुप्त काल के अंदर किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ और किस प्रकार की वास्तुकला देखने को मिलती है। तो गुप्तकालीन वास्तुकला या मंदिर। वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण किया गया था। यानी वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण किया गया था। भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत है वो सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुई थी। यानी भारत में जो सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की जो शुरुआत है वो गुप्त शासकों ने की थी। इसी कारण भारत में मंदिर निर्माण की जो शुरुआत है वो गुप्त काल से ही मानी जाती है। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में किया जाता था। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में किया जाता था? 3 शैलियों। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इन प्राचीन भारत में 3 शैलियों में निर्माण किया जाता था। किनका? मंदिरों का। और ये तीनों शैलियाँ नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इसमें ये जो नागर शैली है, इस नागर शैली का प्रयोग करके ही गुप्तों ने मंदिरों का निर्माण किया था।
तीनों शैलियों के मंदिर भारतीय भूगोल के अनुरूप अलग अलग स्थानों पर निर्मित किए गए थे। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया था और इस शैली के जो जनक है वो गुप्त राजवंश के शासक थे। यानी तीनों शैलियों को जब भारतीय भूगोल के अनुरूप अलग अलग स्थानों पर इन शैलियों के द्वारा मंदिर बनाए गए थे। और जो नागर शैली है, नागर शैली उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के जो बीच में है वो नागर शैली से निर्मित मंदिरों का निर्माण हुआ था। और इनका निर्माण किसने करवाया था और इस शैली के जनक कौन थे? वो थे गुप्त राजवंश। मध्य भारत में निर्मित मंदिरों का निर्माण बेसर शैली में किया गया था। जो मध्य भारत है, उत्तर भारत में क्या आ गया? उत्तर भारत में आ गई नागर शैली और मध्य भारत में निर्मित मंदिरों का जो निर्माण है वो बेसर शैली में किया गया था। और ये शैली नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित शैली है। यानी द्रविड़ शैली कहाँ आ गई? द्रविड़ शैली आ गई दक्षिण में और ये जो नागर शैली है वो कहाँ गई? उत्तर में। तो ये जो बीच में बेसर शैली है ये नागर शैली और द्रविड़ शैली की क्या है? मिश्रित शैली है। इसका उद्भव राजपूत काल में हुआ था। बेसर शैली के मंदिरों का विस्तार उत्तर में विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसको हम आगे मैप के द्वारा भी समझेंगे। तो पहले कौन हो गई? पहले हो गई नागर शैली, जिसके जन्मदाता कौन थे? गुप्त थे और ये उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली थी। और मध्य भारत में जो शैली है मंदिर निर्माण की वो है बेसर शैली और इसका जो उद्भव है वो राजपूत काल में हुआ था। अब बची है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। इस शैली के मंदिरों का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पाया जाता है। और इस शैली के जो निर्माता है वो दक्षिण भारत में पल्लव और चोल वंश के शासक थे। नागर शैली के जन्मदाता गुप्त और बेसर शैली के निर्माता राजपूत। और ये जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिणी भारत में पाई जाती है और इसके जनक कौन है? पल्लव और चोल है। और इस शैली का जो विस्तार है वो विस्तार है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इस द्रविड़ शैली का विस्तार देखा जाता है। तो ये हमारी तीनों शैलियाँ हो गई, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। चलिए आगे चलते। मंदिर निर्माण की हमने 3 शैलियाँ देखी। कौन सी? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो चलिए मैप के आधार पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी शैली किस किस जगह पर है भारतीय भूगोल के आधार पर। तो देखिए ये हो गया हमारा हिमालय और ये हो गया विंध्य कगार क्षेत्र। तो विंध्य कगार क्षेत्र और हिमालय के बीच में जो उत्तर भारत है यहाँ पर जो शैली निर्मित हुई वो है नागर शैली। और इस शैली में जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो शासक थे गुप्त राजवंश। गुप्तों के द्वारा नागर शैली के रूप में उत्तर भारत में हिमालय और विंध्य कगार के क्षेत्र के बीच में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया था। दूसरी जो शैली है वो बेसर शैली। तो विंध्य कगार क्षेत्र और कृष्णा नदी के मध्य जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है उसमें बेसर शैली पैदा हुई और इस बेसर शैली से मंदिरों का निर्माण किया गया था। और इस बेसर शैली के जो निर्माता है वो है राजपूत शासक। और तीसरी हमारी जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के जन्मदाता कौन है? पल्लव और चोल शासक। कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, इस दक्षिणी भारत के क्षेत्र में मंदिर निर्माण में जो शैली प्रयोग की गई थी वो थी द्रविड़ शैली। इस क्षेत्र में द्रविड़ शैली से मंदिरों का निर्माण किया गया था। और इन मंदिरों को जो बनाने वाली, जो निर्मित करने वाले जो शासक थे वो 2 थे, एक थे पल्लव, एक और थे चोल। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।